जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी। तो चलिए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में भारत इंस्टॉल सौर ऊर्जा क्षमता में किस स्थान पर पहुंच गया। तो हम पहुंच गए हैं 5वें स्थान पे, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में किस देश के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय सी कैट नौसेना अभ्यास का आयोजन किया गया। तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका की अगुवाई में इसका आयोजन हुआ है। ऑप्शन हमारा डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि 3 ट्रिलियन रुपए के मार्केट कैप को पार करने वाली HCL टेक्नोलॉजी डैश डैश IT कंपनी बनी है। तो ध्यान रखेंगे, ये आपकी चौथी IT कंपनी बनी है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस IIT के साथ कोविड-19 के लिए समझौता किया। तो यह समझौता हुआ है IIT दिल्ली के साथ में। ऑप्शन यहां पर बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस बैंक ने आमिर खान और कियारा आडवाणी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो यहां पर नियुक्ति की गई है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि किस बैंक ने भारतीय पैरालंपिक समिति के साथ एक समझौता किया है। तो यह समझौता किया है इंडियन बैंक ने, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि पाकिस्तान की परमाणु संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी की रेंज कितनी है। तो इसकी रेंज है 290 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि विनोद के दसारी ने किस कंपनी के CEO के पद से इस्तीफा दिया। तो ये रॉयल इनफील्ड के CEO थे, यानी कि ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में उन्मुक्त चंद ने संन्यास की घोषणा की। तो ये किस खेल से संबंधित थे। तो ध्यान रखिएगा, ये क्रिकेट के खिलाड़ी थे। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि अगस्त 2021 में एक्सिम बैंक ने किस देश को रक्षा खरीद के लिए $100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। तो ये दिया गया मॉरिशस को, यानी कि ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि 14 अगस्त 2021 को किस पड़ोसी देश ने अपना जन्मदिन मनाया है। तो ये मनाया था पाकिस्तान ने। ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा करेक्ट। और आखिरी प्रश्न था कि अगस्त 2021 में किसके द्वारा एक्सीलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट इस पुस्तक का विमोचन किया गया। तो इसका विमोचन किया है हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं MV नायडू जी ने, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको NTPC CBT2 उसके अलावा ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी करनी है मेरे साथ में, तो आप लोग मुझे अनअकैडमी के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। अनअकैडमी पर मेरी जितनी भी क्लास होती है बिल्कुल फ्री है। सारी क्लास की आपको PDF भी मिलती है। तो अगर आपको आने वाले समय में ग्रुप डी का एग्जाम देना है या फिर आपको NTPC CBT2 का एग्जाम देना है, तो आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं। यहां पर डेली मेरी क्लास होती है, तो लाइव क्लास को आप अटेंड कर सकते हैं। यहां पर जो पोल होता है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और विशेष तौर पर आपके CBT2 में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में भी आपको यहां से पता चलेगा। और अगर आप लोग अनअकैडमी के ऊपर कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं और उस सब्सक्रिप्शन के ऊपर 25 से 30% तक का डिस्काउंट चाहते हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी सब्सक्रिप्शन में अगर आप लोग यूज करेंगे कोड KV10, तो इससे आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। बाकी जो आपके पास में पॉइंट होगा उससे भी आप 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। और जो प्राइस आप पे करेंगे उस प्राइस पर आपको 10% मिलेगा मेरी तरफ से कैशबैक। तो चाहे आपको SSC का लेना हो, रेलवे का लेना हो या फिर किसी अन्य एग्जाम का लेना हो जो कि अनअकैडमी के ऊपर उपलब्ध है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि अनअकैडमी के जो सब्सक्रिप्शन होते हैं इसमें एक बार सब्सक्रिप्शन खरीदने के बाद पिछले जितने भी आपके बैच हैं उनमें भी आप पढ़ सकते हैं। जो नए बैच आपके चल रहे हैं उनमें भी आप पढ़ सकते हैं। और जो भी आने वाले समय में नए बैच लॉन्च होंगे उनमें भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत सारे फीचर मिलेंगे, तो इसे आप लोग अवेल कर सकते हैं। तो चलिए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला पहला राष्ट्रीय पार्क कौन बना। तो ये बन गया है काजीरंगा नेशनल पार्क, यानी कि ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब ये सैटेलाइट फोन का मतलब हुआ क्या। देखिए, अगर हम लोग काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगा असम राज्य में। अब इस पार्क की खास बात यह है कि इसको 6 भागों में बांटा गया है।
और जाहिर सी बात है यहाँ पर कुछ आपके भाग ऐसे हैं जहाँ पर जो मोबाइल का सिग्नल होता है वो बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो इससे जो हमारे यहाँ पर वनकर्मी होते हैं उनको कांटेक्ट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसीलिए बीएसएनएल कंपनी की मदद से यहाँ पर जो वनकर्मी हैं उनको 10 सैटेलाइट फ़ोन दिए गए हैं। अब सैटेलाइट फ़ोन की खास बात ये होती है कि ये आपके सैटेलाइट से ऑपरेट होती है, इसीलिए इसमें नेटवर्क का कोई इशू नहीं होता है। तो मुख्य रूप से जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो हमारे एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है और यहाँ पर बहुत सारे अवैध शिकार भी होते हैं। तो उन्हीं को रोकने के लिए ये सैटेलाइट फ़ोन का यूज करने वाला हमारे देश का पहला नेशनल पार्क बन गया है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में तालिबान ने किस देश के ऊपर अपना अधिकार स्थापित किया है। तो ये तो आप सभी को पता ही होगा कि अफगानिस्तान नाम का जो हमारा पड़ोसी देश है उसके ऊपर अब कर लिया है तालिबान ने कब्जा। तो ऐसा पहले से ही प्रतीत हो रहा था कि जल्द ही जो तालिबान है वो पूरे अफगानिस्तान को कैप्चर कर लेगा और फाइनली इन्होंने इसकी राजधानी के साथ साथ पूरे अफगानिस्तान के ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिया है। ध्यान रखिएगा, जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी साहब, ये देश छोड़ करके इस समय भाग चुके हैं और अब दुनिया की निगाह है जो कि बड़े देश हैं उनकी तरफ कि किस प्रकार से जो शांति व्यवस्था है वह यहाँ पर स्थापित की जाएगी। बाकी राजधानी आपको काबुल में मिलेगी और मुद्रा यहाँ की है अफगानी। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के थोल लेक वन्यजीव अभयारण्य को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई। तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ये जो आपका वन्यजीव अभयारण्य है ये गुजरात राज्य में है, यानी कि ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। तो अभी हमारे गुजरात राज्य के दो आपके ऐसे स्थल हैं जिनको रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई। तो पहला आपका है वधावन आर्द्र भूमि और दूसरा है थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और मैं आपको बता चुका हूं कि 2 फरवरी 1971 को ईरान का जो रामसर शहर है वहां पर हमारे दुनिया में जितने भी वेटलैंड हैं उनकी रक्षा के लिए या फिर उनके संरक्षण के लिए एक समझौता किया गया था और इसी समझौते का नाम है रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत जो भी हमारे विभिन्न देश हैं वहाँ के जो सबसे महत्वपूर्ण साइट हैं उनको मान्यता दी जाती है। तो अभी तक हमारे यहाँ पर इनकी संख्या थी 42, गुजरात के 2 ऐड हो गए तो इनकी संख्या हो गई है आपकी 44। अच्छा, गुजरात राज्य की बात हुई है तो ध्यान रखिएगा, इससे पहले यहाँ पर केवल एकमात्र रामसर साइट था। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था नल सरोवर पक्षी अभयारण्य। तो अब गुजरात में आपके टोटल हो चुके हैं 3। तो ध्यान रखेंगे 2 साइट को यहां पर मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई। तो ये जो हमारा स्थल है वो आपको मिलेगा हरियाणा में, यानी कि इसका ऑप्शन सी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। तो गुजरात की ही तरह से हरियाणा में भी हमारे 2 ऐसे साइट हैं जिनको यहां पर रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई। एक तो आपका है सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और दूसरा यहां पर है भिंडवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ध्यान रखेंगे 2 आपके नए बने हैं गुजरात में और 2 आपके नए बन गए हैं हरियाणा में। तो इस प्रकार से हमारे देश में जो कुल रामसर स्थल हैं इनकी संख्या हो गई है 46। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर है तो ये आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा, यहाँ पर इनकी संख्या 8 है। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि पहली रामसर साइट हमारे यहाँ की कौन सी है तो चिलिका झील और केवलादेव राष्ट्रीय पार्क, इन दोनों को 1981 में मान्यता दी गई थी। हर साल जो आपका विश्व आर्द्रभूमि दिवस होता है वह भी मनाया जाता है 2 फरवरी को। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस राज्य में भारत की जो पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब है वह रिसर्च सेंटर, इसका उद्घाटन किया गया। तो इसका उद्घाटन हुआ है केरल राज्य में, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो केरल के हमारे इस समय सीएम हैं, नाम है इनका पिनरई विजयन साहब। तो इन्हीं के द्वारा जो राज्य पुलिस विभाग है उसकी ड्रोन फॉरेंसिक लैब और रिसर्च सेंटर का यहाँ पर उद्घाटन किया गया। तो नाम से ही आप लोग समझ सकते हैं कि जो भी हमारे ड्रोन वगैरह होते हैं उनका यहाँ पर विश्लेषण किया जाएगा, यानी कि इनकी एनालिसिस होगी और जो इनका अवैध संचालन किया जाता है कई बार उसको भी रोकने में इससे मदद मिलेगी। तो केरल में इसकी शुरुआत हुई है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में भारत के 69वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने। तो 69वें नंबर के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, इनका नाम है हर्षित राजा। तो ऑप्शन आपका यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट।
अब ग्रैंड मास्टर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिए। देखिए, जो हमारे पूरे दुनिया में चेस को संचालित करने वाली संस्था है उसका नाम होता है फिडे। क्या नाम है उसका? उसका नाम होता है फिडे। तो फिडे के द्वारा एक तो आपके वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल दिया जाता है और उसके बाद में जो दूसरा सबसे बड़ा टाइटल होता है उसी को कहा जाता है ग्रैंड मास्टर। अब ग्रैंड मास्टर किस खिलाड़ी को दिया जाता है? तो मान लीजिए कोई खिलाड़ी है और इस खिलाड़ी ने 27 मैच में जो ग्रैंड मास्टर के नॉर्म होते हैं उनको पूरा कर लिया है, कम से कम 3, और इसके अलावा जो इसकी रैंकिंग है वह भी 2500 पॉइंट के ऊपर चली गई है, तब जाकर के उस पार्टिकुलर खिलाड़ी को फिडे के द्वारा यहां पर ग्रैंड मास्टर के रूप में मान्यता दी जाती है। तो 69वें नंबर के अभी बन गए हैं। इनका नाम है हर्षित राजा और ये है महाराष्ट्र राज्य के। इससे पहले इसी साल 68वें नंबर के बने थे, उनका नाम है अर्जुन कल्याण, और 67वें नंबर के बने थे आपके गोवा के लियोन मेंडोका। तो इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। अच्छा, कई बार ये पूछा जाता है कि पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो वो हमारे थे 1988 में, नाम उनका है विश्वनाथन आनंद। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे देश की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है, तो उनका नाम है सुब्बा राव विजय लक्ष्मी, जो कि बनी थी 2001 में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर मान लेते हैं आपसे ये पूछा जाता है कि हमारे भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, तो उनका नाम है डी गुकेश। क्या नाम है? डी गुकेश नाम है। और अभी आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि अमेरिका के जो अभिमन्यु मिश्रा हैं वो दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो इतने सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ये सारे पॉइंट आपकी परीक्षाओं में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में भी पूछे जाएंगे। तो ऑप्शन यहां पर सी, महाराष्ट्र के हर्षित राजा हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को हरी झंडी दिखाई गई? तो इसे हरी झंडी दिखाई हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, नाम इनका है वीरेंद्र कुमार। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अब ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम है क्या? दरअसल इस ऑपरेशन के अंतर्गत यानी कि इस मिशन के अंतर्गत हमारे देश के कुछ दिव्यांग लोग हैं, वो आपके सियाचिन ग्लेशियर की करेंगे चढ़ाई। सियाचिन वही ग्लेशियर है जिसके ऊपर हमारी सेना ने अधिकार किया था 1984 में, क्योंकि पाकिस्तान ने इसको ले लिया था और इसके लिए ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था। तो ध्यान रखिएगा, अभी इसी के लिए एक हमारा अभियान लॉन्च हुआ है जिसका नाम है ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। तो ऑप्शन आपका यहां पर ए यानी कि वीरेंद्र कुमार होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अक्टूबर 2021 से गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन होंगे? तो इसके नए अध्यक्ष बन जाएंगे, इनका नाम है नादिर गोदरेज। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अब थोड़ा सा यहां पर आप ध्यान देंगे। देखिए, अगर हम लोग गोदरेज कंपनी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1897 में, यानी कि गोदरेज ग्रुप की। और गोदरेज ग्रुप की ही एक सहायक कंपनी है जिसका नाम है गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष इस समय हैं, इनका नाम है आदि गोदरेज। से ये अपने पद को छोड़ देंगे, तो ये जब पद छोड़ेंगे तो इन्हीं के छोटे भाई हैं जिनका नाम है नादिर गोदरेज, जो कि आपके गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड के इस समय एमडी हैं, वो हो जाएंगे इसके नए अध्यक्ष। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन यहां पर आपका बी नादिर गोदरेज हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा शहरी सेल्फ हेल्प ग्रुप उत्पादों के लिए किस नाम से ब्रांड को लॉन्च किया गया? तो इस ब्रांड का नाम होगा सोन चिरैया। ऑप्शन आपका यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। अब ये थोड़ा सा है, क्या आइए समझते हैं। देखिए, आप सभी को पता होगा कि हमारे देश में आपको विभिन्न प्रकार के सेल्फ हेल्प ग्रुप मिलेंगे जिन्हें हम लोग कहते हैं स्वयं सहायता समूह। अब ये जो स्वयं सहायता समूह है, जाहिर सी बात है इनके द्वारा कुछ प्रोडक्शन वगैरह भी किया जाता है। तो जो भी इनके यहाँ पर प्रोडक्शन होते हैं उसी की मार्केटिंग के लिए यहाँ पर एक ब्रांड नेम दिया गया है हमारे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। तो इसी ब्रांड का नाम है सोन चिरैया और इसके अंतर्गत जो भी इनके उत्पाद होंगे उनकी मार्केटिंग की जाएगी। और इसी के लिए जो हमारा मंत्रालय है उसने आपके अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं उनके साथ में भी समझौता किया है। तो ध्यान रखेंगे, ऑप्शन आपका यहां पर सी सोन चिरैया हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, मंत्री हमारे कौन है? तो इस समय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं, इनका नाम है हरदीप सिंह पुरी। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में पीएम मोदी के द्वारा किस वर्ष तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा गया? तो ये टारगेट है वर्ष 2047 का। ऑप्शन आपका यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अब ये आपका मिशन है क्या, आइए थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, अभी आप सभी को पता होगा कि लाल किले से हमारे पीएम मोदी जी ने भाषण दिया था और उसी दौरान इन्होंने ये कहा है
कि वर्ष 2047 तक के लिए हम लोग लॉन्च करेंगे मिशन सर्कुलर इकोनॉमी। अब ये मिशन क्या है, तो देखिए इसमें जो हमारे स्वच्छ ऊर्जा के साधन होते हैं उनके ऊपर पूरा जोर दिया जाएगा और भारत का टारगेट ये है कि हम लोग 2047 तक अपने देश में जितना ऊर्जा कंज्यूम करेंगे वह ऊर्जा हम लोग स्वयं अपने देश में ही बनाएंगे, यानी कि ऊर्जा के लिए हम किसी अन्य देश के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। तो इसी के लिए मिशन सर्कुलर इकोनॉमी की घोषणा की गई है और इसमें टारगेट यह है कि 2047 तक हम लोग पूरी तरीके से ऊर्जा स्वतंत्र हो जाएंगे। अब इसमें होगा क्या, देखिए इसके अंतर्गत मुख्य रूप से फोकस किया जाएगा कि जो हमारी अर्थव्यवस्था है वह गैस के ऊपर आधारित हो, पेट्रोल बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा जो आपके मोटर व्हीकल हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, उनको यहां पर बढ़ावा दिया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस आईटी कंपनी ने माई ई हॉट पोर्टल को लॉन्च किया, तो इसे लॉन्च कर दिया है HCL टेक्नोलॉजीज ने। ऑप्शन आपका यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब ये क्या है माई ई हॉट पोर्टल, देखिए इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो आपकी HCL टेक्नोलॉजी कंपनी है इन्होंने बना दिया है एक पोर्टल। अब पोर्टल की खास बात क्या होगी, इसकी खास बात यह होगी कि जो भी हमारे कारीगर वगैरह हैं देश में वह लोग अपने उत्पादों को इस पे कर देंगे रजिस्टर। उसके बाद में जो भी आपके खरीदार होंगे यानी कि जो ग्राहक होंगे वो डायरेक्टली यहाँ पर कंपनी के माल को देख सकेंगे और यहाँ से इसको परचेज कर सकेंगे, यानी कि जो आपके बिचौलिए होते हैं जिसके कारण आपका प्राइस वगैरह बढ़ जाता है उसको यहाँ पर कम करने की कोशिश की गई है HCL टेक्नोलॉजीज के द्वारा। बात करते हैं HCL टेक्नोलॉजीज की, तो 1976 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय आपको नोएडा में मिलेगा। अध्यक्ष इसके हैं रोशनी नदार जो कि भारत की सबसे धनी महिला हैं और CEO इसके हैं C विजय कुमार। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में किस मंत्रालय के द्वारा ई अध्ययन मंच तापस को लॉन्च किया गया, तो इसे भी लॉन्च किया है हमारे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। ऑप्शन आपका यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब इसका मतलब क्या है, तो पहले तो फुल फॉर्म ही जान लीजिए। देखिए तपस का मतलब है ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज, और ये जो आपका सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है उसके अंतर्गत एक आपका संस्थान है जिसका नाम है राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान। तो राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान के द्वारा जो भी हमारे सामाजिक रक्षा से जुड़े हुए व्याख्यान हैं या फिर इससे जुड़े हुए जो आपके पाठ्यक्रम हैं या फिर अन्य ई अध्ययन सामग्री है उनको इसके ऊपर रखा जाएगा और कोई भी व्यक्ति फ्री में इसको एक्सेस कर सकता है और यहां से जरूरी चीजों को सीख सकता है। तो ऑप्शन आपका यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2021 में WHO के द्वारा किस नाम से एक समूह का गठन किया गया, तो ये जो समूह है इसका नाम है यहां पर सागो। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा करेक्ट। अब सागो का पूरा मतलब क्या है, इसका पूरा मतलब है कि द इंटरनेशनल साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर ओरिजिन्स ऑफ नोवेल पैथोजेंस। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका सिंपल सा मतलब है कि इन फ्यूचर मान लीजिए जैसे इस समय कोरोना वायरस आया है तो ये भी आपका एक प्रकार का पैथोजन है, यानी कि जो बीमारियों को फैलाते हैं। तो WHO ने कहा है कि हम लोग एक ऐसा ग्रुप बनाएंगे जिसमें दुनिया के विभिन्न देशों के समूह वैज्ञानिक वगैरह शामिल होंगे और इनका मुख्य रूप से काम होगा कि भविष्य में जो भी आपके इस प्रकार के पैथोजन आ सकते हैं जो कि दुनिया को कोरोना वायरस की तरह प्रभावित कर सकते हैं उनके ऊपर ये लोग अध्ययन करें और किस प्रकार से उससे निपटेंगे हम लोग फ्यूचर में उसके ऊपर करें काम। तो इसी के लिए सागो को यहाँ पर लॉन्च किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय मिलेगा जिनेवा में और अध्यक्ष इसके हैं टेड्रोस अधनॉम। अगला प्रश्न है कि PM नरेंद्र मोदी के द्वारा किस दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस यानी कि आपके पार्टीशन हॉरर्स डे के रूप में यहां पर डिक्लेयर किया गया, तो ये डिक्लेयर किया गया है 14 अगस्त को, यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। आप सभी को पता होगा कि 14 अगस्त को जो पाकिस्तान है वह आपके भारत से अलग होकर के एक नया देश बना था, यानी कि पाकिस्तान का जन्म हुआ था और उस समय हमारे देश में कुछ बहुत सारे दंगे हो गए थे जिसके कारण बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और पार्टीशन के कारण बहुत सारे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव भी किए थे। तो इसलिए जो उस दौरान व्यक्तियों का संघर्ष रहा था और उस संघर्ष के दौरान जो भी हमारे शहीद हो गए थे उन सभी की स्मृति में इसको घोषित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा 14 अगस्त को अब ये मनाया जाएगा। ऑप्शन यहां पर डी होगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि अगस्त 2021 में चिन्मय चटर्जी जी का निधन हुआ है, तो ये हमारे किस खेल से संबंधित थे, तो ये भी आपके एक फुटबॉल खिलाड़ी थे जिनका अभी निधन हो गया है। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट।
नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ये पश्चिम बंगाल राज्य के खिलाड़ी थे। 3 बार जो संतोष ट्रॉफी विजेता टीम है उसके ये मेंबर भी रहे थे। इसके अलावा जो मोहन बागान फुटबॉल क्लब है उसके भी ये खिलाड़ी यहाँ पर रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाम इनका है चिन्मय चटर्जी और अभी इनका निधन हो गया है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अब चलिए कल के प्रश्नों का हम लोग उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न था कि मनपा हस्तनिर्मित कागज किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपके संबंधित है अरुणाचल प्रदेश से। फिर मैंने पूछा था होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन माने जाते हैं? तो ये आपके हैं सैमुअल हेनरी मैन। क्या नाम है? सैमुअल हेनरी मैन नाम है इनका। और इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर हर साल हम लोग 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस भी मनाते हैं। अगला प्रश्न था कि रेयॉन वस्त्र के बनाने में किस फाइबर का उपयोग होता है? तो इसको बनाने में सेलुलोज का उपयोग किया जाता है। फिर एक प्रश्न था कि किस राज्य के द्वारा सरना कोड प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये कोड पारित किया था झारखंड की सरकार ने। तो ये सारे आपके सीजीएल के ही प्रश्न हैं। आज की वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि अंचार झील कहां पर स्थित है? दूसरा प्रश्न है कि बोरेल वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तीसरा प्रश्न है कि 1947 में हैदराबाद का जो निजाम है वो आपका कौन था? और चौथा प्रश्न है कि ग्रीन ब्लू अलगी को किस नाम से जाना जाता है? तो ये भी सारे आपके कल सीजीएल के प्रश्न हैं। इनका उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। और अनअकैडमी के ऊपर आप मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। वहां पर आपके ग्रुप डी के बेस्ट 3000 प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उससे भी आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।